Have a look at these two structures and try to understand. In these two structures, we often commit mistakes. See, structure number 16. Structure 16 में क्या है? If plus subject plus had plus V3 plus object and subject plus would plus have plus V3 plus object. या फिर इसके जगह पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यह ध्यान यहाँ देना है कि इन द फर्स्ट क्लाउज यहाँ पर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है, यानी स्ट्रक्चर स्टार्ट्स हियर विद इफ एंड द ऑक्सिलरी वर्ब हैड रिमेन्स आफ्टर द सब्जेक्ट। फर्स्ट वाले में स्ट्रक्चर इफ से शुरू है और ये ऑक्सिलरी वर्ब हैड सब्जेक्ट के अंदर है, सब्जेक्ट के बाद है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इन द सेकेंड स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर इटसेल्फ स्टार्ट्स विद हैड। स्ट्रक्चर जो है हैड से शुरू ही होता है, बट वन मोर थिंग दैट वी नीड टू नोटिस इज इफ इज मिसिंग। यहाँ पर हैड से ही स्ट्रक्चर शुरू होता है, लेकिन ये इफ जो है इसमें नहीं रहता है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड इफ इसमें नहीं लगेगा, फिर सब्जेक्ट वुड हैव V3 ऑब्जेक्ट। दीज आर द टू स्ट्रक्चर्स दैट कन्वे द सेम मीनिंग। इसमें एक ही मीनिंग देता है। इसमें मीनिंग ऐसे देता है, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर ये होता तो वो होता, इस तरीके का सेंटेंस होता है। वी आर फ्री टू यूज ईदर ऑफ दिस टू। हम दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, अगर तुम दिल्ली जाते तो तुम लाल किला देखते। तो इसका कैसे बनाएंगे? अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर की मदद से बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? ऐसे लिखा जाएगा, इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली, इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली you would have seen the Red Fort. It means we have applied this one, this structure we have applied here. पहला वाला स्ट्रक्चर यूज किए। We could also have used this one. हम लोग इसका भी यूज करके बना सकते थे। जैसे the same English sentence could have been expressed this way also. इसी सेंटेंस को ऐसे भी जाहिर किया जा सकता था। जैसे इसका यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? Had you gone to Delhi, you would have seen the Red Fort. इसका हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो दोनों तरीकों से बना सकते हैं। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज, वी नो that when a sentence or a structure starts with an auxiliary verb, that remains a question. Here the case is different. Even though the structure starts with an auxiliary verb, this is not a question. This is an affirmative sentence. एक बात यहाँ पर नोट करना बड़ा ज़रूरी है कि जब कभी भी कोई auxiliary verb sentence से शुरू होता है या स्ट्रक्चर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है तो वो क्वेश्चन कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बट हेयर इन दिस केस सेंटेंस या सेंटेंस या स्ट्रक्चर हैड से शुरू हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं, बल्कि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। टेक वन मोर एग्जांपल, लाइक अगर वह कड़ी मेहनत नहीं करता तो वह परीक्षा में पास नहीं करता। वैसे ही बना सकते हैं, if he had not labored hard, he would not have passed the examination. So we have applied the first structure. Now we can also use the second one and we can frame the sentence like this also. Had he not labored hard, इस स्ट्रक्चर की मदद से जिसमें if का यूज नहीं है, had he not labored hard, he would not have passed the examination. ऐसे कर सकते हैं। और दूसरी बात, हम किसी भी सेंटेंस को आगे या पीछे लिख सकते हैं। वी आर फ्री टू डू दैट। आई मीन टू से हम लोग इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ यू हैड गॉन टू दिल्ली यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट इफ़ यू हैड गॉन टू दिल्ली। आगे पीछे कर सकते हैं, यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट हैड यू गॉन टू दिल्ली। तो इस तरीके से सेंटेंस को हम कर सकते हैं। और ध्यान रहे यहाँ पर अगर यही सेंटेंस, पहले तो ये हो गया, और यहाँ पर अगर सेंटेंस होता कि अगर तुम दिल्ली जाते
तो तुम लाल किला देखते, तब तो ये सेंटेंस बना। अगर यही सेंटेंस रहता कि अगर तुम दिल्ली जाते तो तुम लाल किला देख सकते थे, देख सकते थे, ऐसा रहता तो आप याद करें, जा सकता था का स्ट्रक्चर क्या था, याद करो, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर। तुम एक पत्र लिख सकते थे, यू कुड हैव रिटन अ लेटर। वे लोग तुम्हें हरा सकते थे, दे कुड हैव डिफीटेड यू। तो जा सकते थे के लिए स्ट्रक्चर अभी देखे इसमें सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3। तो अगर सेंटेंस रहता कि अगर तुम दिल्ली जाते तो तुम लाल किला देखते नहीं, देख सकते थे, तो तुम क्या करते? इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली, यू वुड हैव की जगह पर इस स्ट्रक्चर में कुड हैव कर देना, यू कुड हैव सीन द रेड फोर्ट। तो इस तरीके से एक कर सकते थे हम लोग। अभी इसे ऐसे ही रहने दो, और भी कुछ बातें करनी है। ये हुआ, खैर। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर नंबर 17। 17 में जरा ध्यान दो। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें कैसा अर्थ देता है? इसमें भी वैसा ही अर्थ देता है। अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ये होता तो होता, तुम आते मैं जाता, इस तरीके का ही मैसेज देता है। एग्जैक्टली द वे दिस स्ट्रक्चर वाज कन्वेइंग द मैसेज, बिल्कुल वैसा ही देता है। जैसे अगर तुम उस नौकरी को पाते तो तुम एक अच्छा वेतन पाते, तो कैसे बनाओगे? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, इफ यू गॉट V2 दैट जॉब, यहां पर वुड प्लस V1, यू वुड गेट अ गुड सैलरी। ऐसे बनाते हैं। अब दूसरा देखो, अगर वह यहां आता तो मैं उसे पैसा देता, तो इसका भी तुम इसकी मदद से बना सकते हो। इफ ही केम हियर, सब्जेक्ट प्लस V2, इफ ही केम हियर आई वुड गिव हिम, गौर करो, वुड प्लस V1, आई वुड गिव हिम मनी। इफ ही केम हियर आई वुड गिव हिम मनी। तो इस तरीके से सेंटेंस हम बनाएंगे। नाउ वन क्वेश्चन क्रॉप्स अप हियर, एक सवाल यहां पे उठता है कि ठीक है, सो बोथ द स्ट्रक्चर्स आर कन्वेइंग द सेम मैसेज एंड व्हाट इज द डिफरेंस? ये दोनों तो एक ही मैसेज दे रहा है, तो फिर ये डिफरेंस कहाँ है इन दोनों के बीच? अंडरस्टैंड, दोनों में डिफरेंस ये है, दिस वन इज एन इमेजिनरी एक्शन। ये क्या है? एक इमेजिनरी एक्शन है। इमेजिनरी और अनरियल एक्शन है। इस बात पर ध्यान देना है, इस बात पर ध्यान देना है। ये जो स्ट्रक्चर यूज किए, इफ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये इमेजिनरी या अनरियल एक्शन को बतलाता है, यानी ऐसा काम को बतलाता है जो अभी तक हुआ ही नहीं है, केवल इमेजिनरी है, काल्पनिक है, अभी तक वो नहीं हुआ है। ठीक, तो जैसे देखो तो कितना अच्छा नौकरी पाया है ना, बड़ा अच्छा नौकरी पाया। बताओ, अगर तुम वो नौकरी पाते तो तुमको अच्छा सैलरी मिलता, काम तो अभी हुआ नहीं है। ये एक काल्पनिक बात है। इन दैट सिचुएशन दिस स्ट्रक्चर इज यूज। तब हम कहते हैं इफ यू गॉट दैट जॉब यू वुड गेट अ गुड सैलरी। जैसे दूसरा में आजकल राहुल, सपोज somebody comes up to me and says about the plight of one of my friend राहुल। कोई मेरे पास आता है, मेरा एक दोस्त है राहुल, उसकी खराब स्थिति को मेरे सामने बताता है, ऐसा है वैसा है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत पैसे की प्रॉब्लम है, ही इज पासिंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ही इज इन डीप ट्रबल। तो हम उससे बोलते हैं कि अरे वो ऐसा प्रॉब्लम क्यों है, बताओ अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसे पैसा दे देता। तो अभी तक वो आया भी नहीं है, ना हमने उसे पैसा दिया है, यानी एक्शन हैज़ नॉट टेकन प्लेस एज ऑफ नाउ। काम तो अभी तक हुआ ही नहीं, इट्स ओनली इमेजिनरी अनरियल एक्शन। ये बिल्कुल अनरियल एक्शन है। इन दैट सिचुएशन वी से इफ ही केम हियर आई वुड गिव हिम मनी। तो ये इमेजिनरी, दिस स्ट्रक्चर शोज इमेजिनरी और अनरियल एक्शन, काल्पनिक एक्शन को बताता है या एक्शन जो अभी तक हुआ ही नहीं है।
ऑन द अदर हैंड ये स्ट्रक्चर डिस्पाइट these two structures also convey the same meaning, same message as this one. लेकिन डिफरेंस कहाँ है? द डिफरेंस लाइज हेयर इन द सिचुएशन. सिचुएशन में डिफरेंस है. कैसे? ये जो होता है इसमें तो अभी तक कुछ काम हुआ नहीं, इसमें कुछ ना कुछ काम होता है. एन एक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ पर काम इसमें होता है, लेकिन द एक्शन दैट टुक प्लेस, that action remains absolutely opposite to my wish, my desire, my expectation. जैसा हम सोचते थे वो वैसा नहीं, बल्कि उसके ठीक विपरीत कुछ काम हुआ है, बट कुछ ना कुछ तो काम हुआ है. तो इसको क्या कहेंगे? इसमें कुछ ना कुछ एक्शन होता है, इसमें एक्शन होता है, लेकिन कैसा होता है एक्शन? एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू माई विश. जो बोलने वाला है, विश, डिजायर, एक्सपेक्टेशन, कुछ कह लो, होता है. तो ये क्या है? इसमें कुछ ना कुछ काम होता है. दैट इज डिफरेंट इशू, दैट द एक्शन डिड नॉट हैपन एज पर माई एक्सपेक्टेशन, माई डिजायर, विश. कुछ ना कुछ काम होता है. ये बात दूसरी है कि वो काम मेरे इच्छा के, मेरे डिज़ायर के बिल्कुल विपरीत था, बट काम तो कुछ ना कुछ होता है. इसमें काम होता ही नहीं है. दैट इज़ अनरियल और इमेजिनरी एक्शन. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ हाउ दिस टू स्ट्रक्चर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. आपके लिए कैसे जरूरी है आप ऐसा जाने. नॉर्मली व्हाट हैपेंस, एग्जामिनेशन में करता क्या है, ध्यान रखना, इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद सब्जेक्ट वुड हैव V3 है. यानी इफ के बाद हैड है और इधर क्या है? वुड हैव है. यहां पर भी क्या है? हैड है, तो दूसरे पोर्शन में वुड हैव है. टेक केयर. इसमें क्या है? V2 है एक क्लाउज में, तो दूसरे क्लाउज में सिर्फ वुड है, वुड हैव नहीं है. द वे द क्वेश्चंस आर आस्क्ड नॉर्मली, वो कैसा करता है? ऐसा करेगा. इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली, तो यू वुड हैव सीन न करके क्या कर देगा? यू वुड सी द रेड फोर्ट. एरर खोजिए या सेंटेंस को इंप्रूव कीजिए तो समझ ना कि अगर एक क्लाउज में हैड है तो दूसरा में वुड हैव V3 ही होगा. और इसमें क्या करेगा? इफ यू गॉट दैट जॉब, तो यू वुड गेट, ऐसा ना करके क्या कर देगा? यू वुड हैव गॉट अ गुड सैलरी. सेंटेंस को इंप्रूव कीजिए. तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है. सो आपके लिए इसको वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ध्यान रखना है इसको. तो इन दोनों स्ट्रक्चर के पर आधारित वैसे कुछ क्वेश्चंस को देखें जो हम लोग अक्सर एग्जामिनेशंस में देखते हैं. तो ध्यान ये रखना है, इफ के बाद हैड V3 तो वुड हैव प्लस V3, वुड हैव के बाद V3. यही था स्ट्रक्चर नंबर 16, जो कि अनरियल एक्शन, जो कि ऐसे एक्शन को बतलाता है, कुछ ना कुछ काम हुआ. ये दूसरी बात है कि वो काम हमारे विश, हमारे डिजायर के बिल्कुल अपोजिट था, बट कुछ काम हुआ. और स्ट्रक्चर नंबर 17 में क्या था? इफ के बाद V2 और उसके बाद वुड प्लस V1. ये क्या है? बिल्कुल इमेजिनरी एक्शन, अनरियल एक्शन, काल्पनिक काम था इसमें. तो यही दो चीज देखे. नाउ let us understand the kind of the questions that we normally come across in the question papers. तो उस टाइप क्वेश्चंस को जरा देखें. क्वेश्चन नंबर 1, if Ravi had participated he ... the prize. अब इसमें आपका क्वेश्चन है. अब आपको 4 ऑप्शन दिया गया है. 1 would have won, 2 ये, C तीसरा ये, एंड 4th ये. अब आपको इसमें क्या भरना है? तो जरा क्वेश्चंस को देखें. तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ रवि हैड पार्टिसिपेटेड ही
डॉट 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 मीन्स इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, नीचे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ही डॉट 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 द प्राइस। तो चलो, तो इफ के बाद हैड है, हैड प्लस V3 है, तो एक बात तो तय है कि दूसरे वाले क्लाउज में क्या होगा, वुड हैव प्लस V3, तो क्या हो जाएगा, वुड हैव वॉन, यही जवाब होगा फर्स्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर, वुड हैव वॉन। अब वुड विन तो होगा नहीं, क्योंकि अगर इधर इफ रवि V2 होता, इफ रवि पार्टिसिपेटेड होता, तब जवाब होता ही वुड विन। तो ये जवाब अभी होगा नहीं, अभी वो क्वेश्चन दूसरा है। कुड हैव विन, ये तो हो ही नहीं सकता है। कुड हैव विन, अगर ये हैव के बाद हमेशा V3 होता है, अगर कुड हैव वोन रहता यानी हैव के बाद V3 रहता तो ये भी जवाब हो सकता था, लेकिन अभी तो है नहीं। नाउ हैड वोन, तो ये तो होगा ही नहीं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखो, इफ आई सॉ द एब्सकॉन्डिंग हुलीगन, ये एब्सकॉन्डिंग हुलीगन मतलब फरार गुंडा, हुलीगन मीन्स गुंडा, एब्सकॉन्डिंग मीन्स फरार। इफ आई सॉ द एब्सकॉन्डिंग हुलीगन, आई डॉट डॉट डॉट, आपको ब्लैंक को फिल करना है, द पुलिस। क्या करेंगे, अब ध्यान दो, इफ के बाद क्या है, V2 है, V2 है, तो बचे हुए पोर्शन जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें क्या होगा, इफ के बाद अगर V2 तो दूसरे क्लाउज में क्या लगेगा, वुड प्लस V1, तो वुड हैव V3 तो होगा नहीं, सो नो, वुड इनफॉर्म, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर, यही करेक्ट आंसर होगा। सो इन दिस वे क्वेश्चंस आर आस्क्ड। अब आगे भी जरा देखें, बिफोर वी सॉल्व दिस 2 or 3 questions, let's understand 1 or 2 small things। एक छोटी बातें, 1-2 बातें आप जान लें इसके पहले कि इन तीनों को सॉल्व करें। ये जो B है, B इट प्लेज 2 roles, ये 2 रोल प्ले करता है। एक तो अगर किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ B प्लस V3 करते हैं तो वो क्या होता है, पैसिव वॉइस बन जाता है। जैसे उसे पीटा जाना चाहिए, he should be beaten, यानी एक्शन वाले सेंटेंस में बी लगाकर हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब बी अगर नॉन एक्शन सेंटेंस में लगाते हैं, एक नॉन एक्शन सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन नहीं हो, कोई वर्ब नहीं हो, तो ये बी कैसा मीनिंग देने लगता है नॉन एक्शन सेंटेंस में, होना का मीनिंग देने लगता है। जैसे तुम्हें एक अच्छा लड़का होना चाहिए, तो क्या करते हो, यू शुड बी अ गुड बॉय। तुम्हें एक अच्छा लड़का होना चाहिए, तो क्या करते हो, यू शुड बी अ गुड बॉय। तो यहाँ पर बी क्या दे रहा है, होना का मीनिंग दे रहा है, होना, और ये किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V1 लगता है। तो ध्यान रखना, V1 ये बी का मतलब होना नॉन एक्शन सेंटेंस में, और ये होना और ये बी क्या है, होना का मीनिंग देता है। बोलते हो ना, जैसे खुश हो जाओ, बी हैप्पी, उदास मत हो, डोंट बी सैड, बोलते हो, बी का मतलब होना। तो देखो इसमें कोई वर्ब नहीं है, यानी ये नॉन एक्शन सेंटेंस है। अब बी नॉन एक्शन में होना का मीनिंग देता है, तो याद रखना इसका वर्ब फॉर्म से याद रखो। जब होना के अर्थ में बी क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है, B1 बोलो, और इसका पास्ट फॉर्म वॉज या वर होता है, वॉज वर होता है, चलो B2 बोल देते हैं, और V3 इसी का बिन होता है, 3 बोल दो, और इसका V4 बीइंग होता है, BEING, तो इसको V4 बोल दो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बात नंबर 1। दूसरी बात, अब हैव क्या है, हैव है वो तो पर्सन के मुताबिक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो हैज़ लगा, सिंगुलर के साथ हैज़ लगाना, प्लूरल के साथ हैव लगाना। खैर, तो ये हैव क्या है, इसका भी 2 रोल। एक्शन वाले सेंटेंस में ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है। ये क्या काम करेगा, ऑक्सिलरी वर्ब का
तुमने एक पत्र लिखा है तो तुम क्या करते हो? यू हैव रिटन अ लेटर। तो तुम क्या किए? ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज किए। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। मेनी देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर वी यूज हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। तो कब? जब एक्शन वाला सेंटेंस रहता है तब हैव ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है। लेकिन नॉन एक्शन सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो, तो उसमें हैव किस चीज़ का मीनिंग देता है? कोई चीज़ पास में रखना का मीनिंग देता है। यानी पोजीशन का किस सेंस में यूज़ करते हैं? पोजीशन के अर्थ में, कोई चीज़ पास में रखने का। जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। उसके पास एक कलम है, ही हैज़ अ पेन। उन लोगों के पास एक बंगलो है, दे हैव अ बंगलो। करते हो। अब जब ये नॉन एक्शन में, जब ये अब हैव कोई चीज़ पास में रखने का आप कहते हैं, तो इसका V2 और V3 हैड होता है। इतना बात आप जानते भी होंगे, तो अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, मामूली बात है। खैर, मुद्दा ये है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कहता है कि इफ़ यू हैड, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ यू हैड टर्न डाउन रवीज प्रपोजल ही ... सेड। अब इफ के बाद तुम देखे हैड V3 देखे, तो वन थिंग इज क्वाइट ऑब्वियस दैट दूसरे क्लाउज में वुड हैव V3 होगा, स्ट्रक्चर नंबर 16। तो इन तीनों 1 2 3 4 ऑप्शंस आर दियर। कौन सा आप डालेंगे? So the moment you look at these options, the first thought that comes to your mind is अच्छा, यह आंसर is this one। जैसे ही आप देखते हैं और जैसे ही आप ऑप्शन में देखते हैं would have, तो इतना आप सीख गए हैं। आप देखते ही समझ जाते हैं कि if के बाद सब्जेक्ट had V3 है, तो नेक्स्ट क्लास में would have आएगा। तो आप जब आप इसको करते हैं, और the moment you go for this option, you are gone, फिनिश्ड। आप सब गड़बड़ कर दिए। यू हैव मेड अ हैश ऑफ एवरीथिंग। आप सब गलती कर दिए। क्यों? यू डिड नॉट बोदर टू मेक आउट द मीनिंग, यू डिड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज दैट इट रियली विशेस टू कन्वे, द क्वेश्चन विशेस टू कन्वे। ये जो मीनिंग देना चाहता है उस पर आप ध्यान नहीं दिए। सो व्हाट आई वांट टू से, नेवर स्टडी बाय रोट। बिना समझे हुए आप जवाब न दें। क्वेश्चंस को पहले पढ़ें। क्या कहता है? इफ़ यू हैड टर्न डाउन रवीज प्रपोजल, अगर रवि के प्रस्ताव को तुम ठुकरा देते, टर्न डाउन मीन्स ठुकराना, रवि के प्रस्ताव को ठुकरा देते, ही ... सैड, ये तो वो क्या है? वह उदास हो जाता। अब अगर आप ये करेंगे, ये तो होगा नहीं, तो इस पर आप क्या किए? वुड हैव देखे नहीं, कर दिए। गलत हो गया, क्योंकि ठीक है हैड के बाद वुड हैव लगता है, लेकिन वुड हैव अगर हम डालेंगे तो वुड हैव स्ट्रक्चर क्या था? वुड हैव प्लस V3, तो वुड हैव डालते हैं, तो वुड हैव, उसके बाद ये सेट तो V3 है ही नहीं है। V3 की बात छोड़ी, नॉट टू स्पीक ऑफ V3, दिस इज नॉट वर्ब इवन, तो ये तो वर्ब है भी नहीं। तो आप समझें कि ये कहना क्या चाहता है कि अगर तुम रवि के प्रपोजल को ठुकरा देते तो वह उदास हो जाता। होना का मीनिंग, ये तो वर्ब है नहीं, यानी ये वाला नॉन एक्शन का सेंटेंस है। और इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द रूल्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स वी हैव टू यूज वुड हैव प्लस V3। वुड हैव के बाद V3 लगाना ही होगा, तभी तो हैड V3 लगा हुआ है, इसको हम लोग चेंज कर नहीं सकते हैं। तो बी का मतलब क्या होता है? होना, और बी का V3 क्या होता है? बिन। तो आप क्या करेंगे? आप जवाब करेंगे दिस वन वुड हैव बीन। अब तुम देखो, इसका मैसेज भी आ जाएगा। अगर तुम रवि के प्रपोजल को ठुकरा देते तो वह उदास हो जाता। उदास है तो वो तो उसको तो V3, वो तो भी है ही नहीं, तो V3 कहाँ से होगा वो? तो बी का मतलब होना वुड हैव, उसके बाद V3 चाहिए। होना का इंग्लिश होता है बी का मतलब होना V1, और इसका V3 बिन, तो बिन हो गया। रूल्स आर satisfied. So in this way, be careful. Now come to question number 4.
द पुअर विलेजर्स वुड नॉट हैव starved. Starved मीन्स भूखों मरना, भूख से मरना. द पुअर विलेजर्स वुड नॉट हैव starved. गरीब गांव वाले लोग भूखों नहीं मरते इफ़ दे डॉट डॉट डॉट. कहिए क्या करेंगे? तो आप देखते हैं कि किसी पोर्शन को आगे पीछे लिखा जा सकता है, इस वाले पोर्शन को बाद में, उस पोर्शन को पहले लिखा जा सकता है. स्ट्रक्चर नंबर 16 में हम लोग देखें तो इसमें क्या क्या कुछ किया हुआ है. आप वुड हैव V3 है, एक बात तो है, तो इफ के बाद क्या लगना चाहिए? हैड. तो आप इसमें से कुछ करें. तो आप फिर देखते हैं तो तुरंत आप कहते हैं कि यस, हैव तो होगा नहीं, यहाँ पे है वुड नॉट हैव, तो इफ के बाद तो हैड होगा, तो आप इसको कर देते हैं. वंस अगेन यू हैव जम्प टू द कंक्लूजन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. आप फिर वही गलती किए, द सेम मिस्टेक यू कमिटेड एज दैट यू कमिटेड अर्लियर, वही गलती फिर कर दिए. प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्या कहता है, अब इसको समझो. तो ये कहना क्या चाहता है? गरीब ग्रामीण लोग भूखों नहीं मरते अगर उन लोगों के पास पर्याप्त अनाज होता. यही कहना चाह रहे हैं. तो अगर हम ये देते हैं वुड हैव देखकर, इफ के बाद हैड डाल देते हैं, तो गलत कैसे हो जाएंगे? आप हैड तो डाल दिए, अगर आप सेकेंड ऑप्शन करते हैं तो इफ के बाद हैड तो हो गया, इफ दे हैड, लेकिन हैड के बाद V3 भी चाहिए. लेट्स नॉट इग्नोर दिस. हैड के ठीक बाद V3 भी चाहिए. तो हैड तो यहाँ पर हो गया है, V3 है कहाँ? V3 है नहीं, तो ख़त्म, ये नहीं होगा. अब क्या है कि अब देखो, ध्यान से सोचो. गरीब ग्रामीण लोग भूख से नहीं मरते अगर उनके पास पर्याप्त, इफ दे डॉट 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 एनफ फूड ग्रेन्स, उनके पास पर्याप्त अनाज होता. तो कोई चीज़ पास में होना का इंग्लिश क्या होता है? अभी देखिए, हैव मतलब कोई चीज़ पास में होना, नॉन एक्शन वाले सेंटेंस में. तो यहाँ पर कोई चीज़ पास में होने का सेंस दे रहा है, यानी आपको हैव करना है. तो क्या करोगे? इफ़ दे हैड, और हैड के बाद फिर क्या है? कोई चीज़ पास में, V3. हम लोगों को पास में रखने का इंग्लिश चाहिए, जिसका इंग्लिश होता है हैव. तो हैव का V3 क्या होता है? हैड. तो इफ दे हैड इनफ मनी. अब हैड के बाद तो हैव आएगा नहीं, हैड के बाद तो हमेशा V3. तो इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 चाहिए. तो V3 पास में होना का इंग्लिश होता है हैव, और हम लोगों को अभी चाहिए पास में होना का इंग्लिश. तो हैव यहाँ पर होना चाहिए था. अब हैव तो नहीं होगा, क्योंकि हैव का V3 क्या होता है? हैव का V2 V3 हैड होता है. तो हैड, ये जवाब हो गया. दिस वन इज ए करेक्ट आंसर. एक हैड तो स्ट्रक्चर वाला हुआ, इफ के बाद हैड, और दूसरा ये क्या हुआ? पास में होना का अंग्रेजी का जो इंग्लिश हैव होता है उसका V3. तो ये दो हैड लग रहा है. तो नाउ दिस विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ तो डी को जब हम लोग देखते हैं तो इफ यू हैड बीन, हैड के बाद V3 चाहिए था, सो मिल गया. नॉन एक्शन सेंटेंस में बी का मतलब होना, और बी का V3 होता है बिन. रूल्स आर सेटिस्फाइड नाउ. तो इफ यू हैड बीन इम्पोलाइट, ये तो एडजेक्टिव है, तो क्या हो जाएगा? अगर तुम अपने कॉन्वर्सेशन में इम्पोलाइट होते, द टीचर वुड हैव बीन एंग्री विद यू. टीचर वुड हैव हो गया, और बी का मतलब होना, और उसका V3, वुड हैव के बाद तो V3 चाहिए. तो वुड हैव बीन, बी का V3 बीन, यू वुड हैव बीन, द टीचर वुड हैव बीन एंग्री विद यू. तो अब वुड हैव के बाद V3 भी आ गया, यानी स्ट्रक्चर इज ऑल द रूल्स ऑफ द स्ट्रक्चर नंबर 16 आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड. तो हिंदी क्या मैसेज आ जाएगा? अगर तुम अपने कॉन्वर्सेशन में, अपने बातचीत में इम्पोलाइट होते, टीचर तुमसे क्रोधित हो जाते. So this is why. So we have to be very careful while solving the questions. Now, section number 18. If plus subject plus V2 plus object
सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये 18 कुछ और ही नहीं है, अभी इसके बारे में बात हुई। ये क्या था? इमेजिनरी एक्शन। अगर तो इसका हम लोग क्या बनाए, अगर स्ट्रक्चर नंबर 18 क्या वही 17 ही है ये। तो अब इन दोनों में कंपैरिजन करके जरा देख लें। स्ट्रक्चर नंबर 19 में क्या है? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन। ध्यान रखना है, सब्जेक्ट कुछ भी हो हमेशा वर ही लगाते हैं, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। नाउन का मतलब राम श्याम घनश्याम कुछ भी, और प्रोनाउन का मतलब मैं वह तुम। तो नाउन आता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन इफ अ प्रोनाउन इज टू बी यूज्ड हियर इन दिस प्लेस वी हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग। अगर प्रोनाउन यहाँ पे यूज किया जाना है तो एक बात का ख्याल रखना होगा, वो क्या? दैट प्रोनाउन शुड नेसेसरली बी इन द सब्जेक्टिव केस। जैसे आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव, ही सब्जेक्टिव केस, हिम ऑब्जेक्टिव, दे सब्जेक्टिव केस, देम ऑब्जेक्टिव केस, वी सब्जेक्टिव, अस ऑब्जेक्टिव। ऑल दैट आई मीन टू से इज प्रोनाउन अगर यहाँ लिखा जाना है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही होगा और सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब इसमें सेंटेंस कैसे है? जैसे अगर मैं एक पंछी होता तो मैं तुम्हारे पास उड़कर चला आता, तो क्या करोगे? इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू करते हैं। अब इसको और दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। इसमें हम लोग सेंटेंस को वर्ब से ही, ऑक्सिलरी वर्ब से ही शुरू करेंगे, लेकिन इफ को हटा देंगे। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। हम लोग ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर तुम वह होते तो तुम यह घृणित अपराध नहीं करते। इमेजिनरी सिचुएशन, ये सिचुएशन लिखने का मतलब टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। इन दोनों, ये दोनों तो इमेजिनरी ही है। इसमें क्या होगा? इफ के बाद कुछ न कुछ एक वर्ब रहेगा, वर्ब यानी एक्शन, फंक्शन। इसलिए फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव रिटन हियर इमेजिनरी एक्शन, यानी इसमें ये भी काल्पनिक है, काल्पनिक बातें हैं, लेकिन इफ के बाद वर्ब रहेगा। इसमें क्या है? ये भी इमेजिनरी बातें हैं, लेकिन इफ के बाद वर्ब नहीं रहता है, कहीं वर्ब नहीं है, ये काम इसमें होता ही नहीं है। देखो, अगर इफ आई वर अ बर्ड कहाँ है? दूसरा वाला पोर्शन तो सेम ही रहता है। तो अब इसको देखो, अगर तुम वह होते तो तुम यह घृणित अपराध नहीं करते। काल्पनिक बातें, काल्पनिक, मैं वह हो ही नहीं सकता हूं, तब इसी को करोगे। इफ यू वर ही यू वुड नॉट कमिट दैट क्राइम। सो ध्यान देना है। अब यहां पर भी ये क्या है? दिस इज वॉट आई वॉज टेलिंग अर्लियर। इफ के बाद सब्जेक्ट वर और वर के बाद नाउन है, जैसे बर्ड है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये प्रोनाउन आया वर के बाद तो ये सब्जेक्टिव केस रहना चाहिए। वही ये क्या है? ही सब्जेक्टिव केस। कभी भी नहीं लिखना, ये हिम लिखोगे गलत हो जाएंगे। अगर लिखते हो इफ यू वर हिम तो गलत हो जाएंगे। अब इमेजिनरी सिचुएशन में एक छोटी छोटी बातें देख लो। जैसे काश में एक राजा होता, तो क्या कहते? काश के लिए कर दो। सब्जेक्ट कुछ भी हो हमेशा आपको वर ही लगाना है। इसको और कैसे बोल सकते हैं? आई विश की जगह लिख दो वुड दैट। आई विश की जगह वुड दैट आप लगा सकते हैं। इसके जगह एक और, इफ ओनली आई वर अ किंग। यू कैन यूज एनी ऑफ दिस थ्री एक्सप्रेशंस। एक और बात देख लो इमेजिनरी, कि वी यूज द पास्ट फॉर्म टू शो इमेजिनरी सिचुएशन और एक्शन। इमेजिनरी सिचुएशन या एक्शन को दिखाने के लिए पास्ट फॉर्म का ही यूज होता है। जैसे इमेजिनरी सिचुएशन के लिए पास्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। अब एक देखो, काश, काश मेरे पास एक बंगला होता, ये भी काल्पनिक बातें हैं। तो आई विश
कोई चीज़ पास में होने का क्या होता है? हैव, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, उसके पास एक कलम है, ही हैज़ अ पेन, हैव या हैज़ करते हो जो कि प्रेजेंट फॉर्म है। अब काल्पनिक तौर पर कोई भी चीज़ पास में होना है तो इमेजिनरी सिचुएशन या फंक्शन में हम लोग पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो आई विश आई हैड अ बंगलो, ऐसे यूज करते हैं। जैसे अगर एक और देखो, सपोज एक सेंटेंस है, अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं गरीबों की मदद करता। तो काल्पनिक तौर पर कुछ चीज पास में होना, क्या करोगे? इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड हेल्प द पुअर। These three expressions, these three models can freely be used while making a request with all politeness. अपने politeness को दिखलाने के लिए हम लोग इन तीनों का यूज फ्रीली करते हैं रिक्वेस्ट करते समय। ठीक, जैसे क्या आप मेरा एक काम करेंगे? अब विल नहीं करना वुड। It will show your politeness. People will understand that yes, you are making a request with politeness. Would you do me a favor, please? क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूँ? अब कैन मत करना, कुड करना, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो पोलाइटनेस को दिखलाने के लिए आप क्या करेंगे? कुड। Could I use your mobile, please? क्या मैं अब जाऊं? Should I go now? ऐसे करेंगे। पोलाइट मैनर में अपनी इच्छा को दिखलाने के लिए या फिर किसी की इच्छा को पूछने के लिए भी हम लोग विल नहीं वुड करते हैं। जैसे आई वुड टेक अ कप ऑफ टी नाउ। मैं एक कप चाय लेना पसंद करूंगा। आप अपनी इच्छा को जाहिर कर रहे हैं, आप विल ना करके वुड करें। या फिर आप किसी की इच्छा को पूछ रहे हैं कि आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? जैसे एक एग्जाम्पल और, आज मैं थोड़ा जल्दी घर जाऊंगा। आज तो उस बात को कैसे बोलेंगे? आज मैं थोड़ा जल्दी घर जाना चाहूँगा। I would go back home a little earlier today. या फिर I would like to go back home a little earlier today. So in this way, these are the uses. So these were small structures, small points, small as these points are, but these are quite confusing, and even the slight confusion can land you in a deep trouble. So I request you to please go through all these points, understand all these points, and I would suggest that you should be very thorough. You should understand each and every point.